हेलो एवरीवन। आज हम नवंबर करंट अफेयर का पार्ट थर्ड देखेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कि अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीका की विजिट। देखो, दो कंट्री है, अंगोला एंड बोट्सवाना। यहाँ पे किसी भी इंडियन प्रेसिडेंट ने आज तक अभी विजिट नहीं किया, और ये द्रौपदी मुर्मू पहली प्रेसिडेंट है इंडिया की जिसने इन दो कंट्री को विजिट किया है। देखो, बोट्सवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोट्सवाना 8 चीता इंडिया को भेजेगा। ठीक है। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है डूमा गिडियोन बोकू। तो अपने को कैसे याद रखना है? अपना अपन ऐसे याद रख लेते हैं, जैसे डूमा डूमा को ऐसे याद रखो कि ड्रम ड्रम के अंदर चीता चीता को रखकर और इंडिया में भेज दिया। ठीक है। एंगोला एंगोला एक कंट्री है। ठीक है। एंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया। बस इतना सा अपन को याद रखना है। तो ये दो कंट्रीज है, बोट्सवाना एंड एंगोला। बोट्सवाना का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है डूमा गिडियोन बोकू। ऑलराइट। अब देखो, अगला है कि पीएम नरेंद्र मोदी की भूटान की विजिट। देखो, हुआ यूं था कि पीएम मोदी ने क्या किया, इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया किसका, पुनत सांगचू सेकंड का। ठीक है। बस इतना याद रखना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, और दोनों कंट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा, बस ये है ना। एक और फैक्ट है भूटान के लिए, लाइन ऑफ क्रेडिट। ये थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा दिमाग में रखना है इस चीज़ को, कि इंडिया ने भूटान के एनर्जी सेक्टर के लिए, स्पेसिफिकली एनर्जी सेक्टर के लिए 4,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस की है। इसके लिए एनर्जी सेक्टर के लिए 4,000 करोड़ के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस की है। ऑलराइट। अगला ऐसा ही है, छोटा सा टॉपिक है, तो गैलीफू प्रोजेक्ट। इंडिया भूटान की गैलीफू माइंडफुलनेस सिटी है कोई, उसके प्रोजेक्ट में अपना कोऑपरेशन देगा। दैट्स इट। देखो, अगला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 लीडर्स समिट 2025 एडिशन एंड लोकेशन। देखो, G20 का कौन सा एडिशन था? 20 का एडिशन था। ये आसानी से याद हो जाएगा कि G20 एंड 20 एडिशन कहाँ पे हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। और कब आयोजित हुआ था? ये हुआ था 21 से 23 नवंबर को आयोजित हुआ था। ऑलराइट। अब देखो, हुआ यूँ था कि ये जो पहली बार ऐसा हुआ था कि G20 का जो समिट है वो किसी अफ्रीकन देश में हो रही है, किसी अफ्रीकन देश में हो रही है, और यूएसए ने क्या किया था, इस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये है कि इसकी थीम थी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब देखो, इस चीज़ को भी थोड़ा याद रखते हैं, G20 टोरई का। देखो, 19th जो एडिशन हुआ था G20 का 2024 में, वो ब्राज़ील के अंदर हुआ था। जो 20th एडिशन जो इस बार हुआ है 2025 के अंदर, वो साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। एंड जो अपकमिंग जो एडिशन है 21st एडिशन 2026 के अंदर जो होगा, वो यूएसए के अंदर होगा। ऑलराइट। अब देखो, एक जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन एंड उबुंटू फिलोसफी है। देखो, डिक्लेरेशन क्या है, लीडर्स ने 122 पॉइंट्स का जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। ऑलराइट। फिलोसफी क्या है? ये मैनिफेस्टो अफ्रीका की फेमस फिलोसफी उबुंटू पर बेस्ड है। उबुंटू का मतलब क्या होता है? आई एम बिकॉज वी आर। मैं हूँ क्योंकि हम। तो हमें बस इतना याद रखना कि 122 पॉइंट का जो हांसबर्ग डिक्लेरेशन है उसको अडॉप्ट किया गया है, उबुंटू से रिलेटेड है। ठीक है। और मैं हूँ क्योंकि हम है। दैट्स वाई। ओके। फिर आता है इंडिया एट G20, पीएम मोदी 6 आइडियाज। जैसे कि ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम एंड ड्रग टेरर नेक्सस। ठीक है, टू कॉम्बैट दी ड्रग टेरर नेक्सस। ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इंडिया और इटली की न्यूज़ पे चलते हैं। देखो, इंडिया और इटली ने मिलकर एक इनिशिएटिव अडॉप्ट किया है आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए। जो टेररिज्म है उसकी जो फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए इंडिया और इटली ने एक इनिशिएटिव अडॉप्ट किया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ में इंडिया ने ऐसा आतंकवाद के खिलाफ फंडिंग रोकने के लिए किया है, तो वो इटली है, इज द आंसर। ओके। अब देखो, अगला है ट्राईलैटरल टेक पार्टनरशिप। देखो, ट्राई का मतलब तीन। ठीक है। ट्राईलैटरल टेक पार्टनरशिप
कौन-कौन? इंडिया, इंडिया सबसे ऊपर, जैसे इंडिया आ गया बीच में, उसके नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया और बिल्कुल वेस्ट में कनाडा आ गया। तो ये ट्रायंगल सा बन गया एक तरह से, ऑलराइट? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इसको याद रखना है अपन को। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आईबीएसए मीटिंग। आईबीएसए की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ऑलराइट? तो जी-20 के अलावा आईबीएसए की भी मीटिंग हुई थी। इसका जो चेयरमैन था, इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा ने की। साइरिल रामाफोसा। अपन ऐसे याद रख लेते हैं, अपन राम से याद रख लेते हैं, रामा से याद रख लेते हैं अपन। तो रामा ने जैसे कि इसकी अध्यक्षता की। अब देखो इसके अंदर मोदी का क्या प्रस्ताव था? मोदी जी का इसमें ये प्रस्ताव था कि डिजिटल इनोवेशन अलायंस, डिजिटल इनोवेशन जैसे डिजिटलाइजेशन की, वैसे भी साथ में है मोदी जी। तो डिजिटल इनोवेशन अलायंस और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए आईबीएसए फंड बनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है? आईबीएसए मतलब कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका फंड बनाने का प्रस्ताव रखा था मोदी जी ने। किसके लिए? क्लाइमेट रेजिलिएंट और डिजिटल इनोवेशंस के लिए। तो मोदी जी ने साथ में ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पर डायलॉग शुरू करने के लिए भी प्रस्ताव दिया था। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, फिर भी अपन देख लेते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पर डायलॉग शुरू हो जाए आईबीएसए देशों के बीच में। अब देखो अगला टॉपिक है यूएनएफसीसी कोप 30। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इसका इवेंट हुआ था बेलेन, ब्राजील के अंदर, ऑलराइट? बेलेन, ब्राजील के अंदर। इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? भूपेंद्र यादव ने। और अपकमिंग जो कॉप की जो मीटिंग्स है, वो कहाँ पे होगी? जैसे कि ये कॉप 30 था, इस बार जो होगा ना, कॉप 31 जो होगा वो टर्की के अंदर होगा। इस बार कहाँ पे हुआ था? इस बार हुआ था बेलन के अंदर। अगली बार कहाँ पे होगा? टर्की के अंदर। फिर जो 32 होगा वो होगा इथियोपिया के अंदर। बेलम पैकेज करके कुछ था, 29 डिसीजंस का एक सेट अडॉप्ट किया गया था। ओके? और उस जिसे बेलम पैकेज नाम दिया गया था। फिर आता है बेलम डिक्लेरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसे बेलम डिक्लेरेशन ऑन हंगर, पॉवर्टी एंड पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन। इसके अंदर क्या हुआ था? 43 देशों हैं, 43 कंट्रीज है एंड यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने साइन किया है। बट इंडिया इसका कोई इंडिया ने इस पे कोई भी साइन नहीं किया है। तो आरपीएससी अक्सर ऐसे अपने से सवाल पूछ लेता है कि इंडिया क्या बेलम डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है क्या नहीं है, ऐसे करके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्लोबल मोटिराओ डिसीजन। देखो ये सिंपल सा है। मोटिराओ का जो एक पोर्चुगीज वर्ड है, इसका मतलब होता है कलेक्टिव वर्क। ओके, फाइनेंस से रिलेटेड है ये। डेवलपिंग कंट्रीज जो है, उनके लिए जो क्लाइमेट फाइनेंस को 3 गुना करके 2035 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर कर देंगे। तो डेवलपिंग कंट्री है, उनके लिए ये क्लाइमेट फाइनेंस 3 गुना कर देंगे। ब्राज़ील ने ग्लोबल मोटिरो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके। ओके, अब अपन पढ़ते हैं अदर की इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स। सबसे पहले आता है, वो आता है ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। इसके अंदर 59 इंडिकेटर शामिल किए गए हैं ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन की प्रोसेस एक्सेस करने के लिए। 59 इंडिकेटर्स याद हो रहा था, कर लो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये ब्राज़ील द्वारा शुरू किया गया है। ओके, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी ब्राज़ील द्वारा शुरू किया गया है। बेलम फॉर एक्स प्रॉमिस किया है। देखो 2035 तक सस्टेनेबल फ्यूल्स उसको 4 गुना करने का टारगेट है, बस दैट्स इट। बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, ये क्लाइमेट चेंज से जुड़े हेल्थ रिस्क को एड्रेस करने वाला पहला ग्लोबल इनिशिएटिव है। बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, दैट्स इट, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बस इतना याद रखना। 59 इंडिकेटर्स है, ब्राज़ील द्वारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी बनाए गए। दैट्स इट। देखो अब अगला टॉपिक है, वो है इंडिया एट यूएनएफसीसीसी कॉप 30। ओके, सबसे पहले जो आता है वो ये है कि ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 2026 के अंदर ग्लोबल बिग कैट्स समिट जो होगी वो न्यू दिल्ली के अंदर होगी।
अगला पॉइंट है बेसिक कंट्रीज। बेसिक कंट्री का फुल फॉर्म याद रखना। बी से तो हो गया ब्राजील, ठीक है। ए से हो गया साउथ अफ्रीका। मतलब ए एस से हो गया साउथ अफ्रीका। आई से हो गया इंडिया। सी से हो गया चाइना। ओके। फिर अगला जो पॉइंट है वो है JCM पार्टनर्स मीटिंग। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो होस्ट देश है वो जापान है। JCM पार्टनर्स मीटिंग, इंडिया ने 11th जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म JCM मीटिंग में हिस्सा लिया। इसका जो होस्ट करने वाला है, जो कंट्री है, वो है जापान। देखो अब अपन बात करते हैं 8th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8th सेशन कहाँ पे हुआ था? इस बार न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। द्रौपदी मुर्मू ने इस सेशन को एड्रेस किया था। ओके। इसका अपना कोई बेसिक जीके देख लेते हैं। 2015 में COP21 पेरिस में इसको आयोजित किया था। इंडिया और फ्रांस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका है गुड़गांव के अंदर। इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो है आशीष खन्ना। टोटल जो कंट्रीज है ISA के अंदर वो है 125। ओके, तो इतना याद रखना। इस बार 8th सेशन हुआ था, वो भी न्यू दिल्ली के अंदर, और द्रौपदी मुर्मू ने इसको एड्रेस किया था। अब देखो एक सनराइज लॉन्च है। सनराइज लॉन्च, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है अपन को। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। सनराइज में जो S है उसका मतलब है सोलर। तो सनराइज के अंदर जो U है उसका मतलब है अपसाइक्लिंग। फिर आता है नेटवर्क, फिर आता है रिसाइक्लिंग, फिर आता है इनोवेशन, फिर आता है स्टेक होल्डर, फिर आता है एंगेजमेंट। तो सोलर, अपसाइक्लिंग, नेटवर्क फॉर रिसाइक्लिंग, इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इसका जो मकसद यही है कि सोलर जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करना। तो इसको अपन को याद रखना ही रखना है। सोलर अपसाइक्लिंग, ये बहुत और से नाम है। अपसाइक्लिंग, नेटवर्क फॉर रिसाइक्लिंग, इनोवेशन, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा ये। अब देखो एक है OSOWOG प्रोग्राम। क्या है इसकी फुल फॉर्म? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, अपने को याद रखना है। इसका आइडिया पहली बार PM मोदी ने दिया था 2018 के अंदर, ISA की पहली मीटिंग में दिया था। ओके। देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। उसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ओके। और कहाँ पे हुआ था? देखो 7th NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। ओके। अ, इसका जो चेयरपर्सन है वो है अजीत डोभाल। और 2024 के अंदर बांग्लादेश ने इसके अंदर इसका मेंबर बना था। 2025 के अंदर 7th मीटिंग के अंदर सेशल्स सेशल्स ने मेंबर बना, एज अ मेंबर इसमें हिस्सा लिया था। मतलब ऑब्जर्वर के रूप में सेशल्स आया था। ठीक है। गेस्ट कंट्री कौन था? वो था मलेशिया। इसकी 5 मेन पिलर है मैरीटाइम सेफ्टी को लेकर, जैसे कि काउंटरिंग टेररिज्म, आतंकवाद रोकना, साइबर सिक्योरिटी शामिल है। तो बस इतना ही है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7th NSA का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। अजीत डोभाल ने इसको चेयर किया था। बांग्लादेश ने 2024 में इसका मेंबर बना था। सेशल्स इस बार ऑब्जर्वर के रूप में था। मलेशिया गेस्ट कंट्री के रूप में था। और 5 मेन पिलर है इसके, जैसे कि टेररिज्म को रोकना, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मीना माता कन्वेंशन COP6, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा याद रखना। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है केमिकल से केमिकल से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, देखो जिनेवा के अंदर आयोजित हुई थी सबसे पहले तो। इसके अंदर क्या एक एम रखा गया है कि 2034 तक डेंटल एमलगम में मरकरी का यूज पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि मरकरी से रिलेटेड है ये। और 2024 तक डेंटल अमलगम के अंदर इसे पूरी तरह से मतलब कि यूज़ नहीं किया जाएगा, है ना, बंद कर दिया, खत्म कर देंगे इसका यूज़। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये जिनेवा के अंदर आयोजित हुआ था। देखो अब अपन वाटर कन्वेंशन पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने यूनाइटेड नेशन की
वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया। तो अपने से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। बाकी इनमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है बायलैटरल एग्रीमेंट के अंदर। इतना याद रखना कि इंडिया और यूएसए के बीच में, देखो इंडिया ने पहली बार यूएसए से सालाना लगभग 2.2 मिलियन टन एलपीजी इंपोर्ट करने का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगला टॉपिक है कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन। देखो 48th सेशन था रोम इटली के अंदर आयोजित किया गया था, और इसमें जो इंडिया की जो टीम थी उसको लीड करने वाला था रजीत पुन्हानी, ठीक है। सबसे बड़ी न्यूज़ इसके अंदर यही है कि इंडिया को एशिया रीजन के लिए एग्जीक्यूटिव कमिटी में वापस चुन लिया गया है। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, TBET इनिशिएटिव। देखो यूनेस्को और इंडिया ने मिलकर साउथ सूडान में टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग इनिशिएटिव शुरू किया। किसने मिलकर शुरू किया? यूनेस्को और इंडिया ने मिलकर साउथ सूडान में अंदर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव शुरू किया। देखो अगला टॉपिक भी आता है। एक टर्म है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। अपने एग्जाम के अंदर अपने से इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। देखो बैकग्राउंड समझते हैं एक बार कि हाल ही में क्या हुआ था, दिल्ली में एक कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर एक डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी। तो इसे ही व्हाइट कॉलर टेररिज्म का रूप इसी वजह से ही व्हाइट कॉलर टेररिज्म का रूप सामने आया था। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है जब कोई एजुकेटेड प्रोफेशनल अपनी एक्सपर्टीज और एकेडमिक नेटवर्क, पोजीशन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहते हैं। ओके, अब देखो ट्रेडिशनल वर्सेस व्हाइट कॉलर टेररिज्म में क्या डिफरेंस होता है, बैकग्राउंड देखो। ट्रेडिशनल टेररिस्ट आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट जोन या इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से आते हैं, जबकि व्हाइट कॉलर टेररिज्म वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल और एम्प्लॉय होते हैं। रिक्रूटमेंट देखो, ट्रेडिशनल आतंकवादियों का डायरेक्ट रेडिकलाइज किया जाता है, जबकि व्हाइट कॉलर आतंकवादी सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए आइडियोलॉजी से जुड़ते हैं। देखो इनका काम करने का तरीका क्या होता है, ट्रेडिशनल आतंकवादी जो होते हैं वो कन्वेंशनल वेपन या सुसाइड अटैक का यूज करते हैं, जबकि व्हाइट कॉलर आतंकवादी प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक टेक्निकल मींस और साइबर नेटवर्क का सहारा लेते हैं। हमसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन कवर की गई है। देखो एक पॉइंट है सेल्फ फाइनेंसिंग। इनकी जो पर्सनल इनकम होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इनके लिए टेररिस्ट जो अटैक है वो उनको खुद ही फाइनेंस करना आसान होता है। यहाँ पे बस ऐसी एक्स्ट्रा बात लिख रखी है। अगर पढ़ना हो तो वीडियो पॉज कर लेना देन रीड इट। अदरवाइज इतना कोई खास है नहीं इसमें। देखो अब इतना टाइम बाद में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, CCPI 2026। देखो इसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो है 23rd, याद रखना है इसको, 23rd। और इंडिया मीडियम परफॉर्मिंग कंट्री की कैटेगरी में अंदर आता है, मीडियम परफॉर्मिंग कंट्री। और रैंक कौन सा है? 23rd। और कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है इंडिया? मीडियम परफॉर्मिंग कंट्री। कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है? देखो पहला जो 3 स्थान है, पहले जो 3 रैंक है वो उनको खाली कर दिया, उनको खाली रखा है क्योंकि किसी कंट्री ने इतना अच्छा किया ही नहीं क्लाइमेट के मामले में। जो 4th स्थान है वो है डेनमार्क का। सबसे लास्ट वाला जो स्थान है वो है सऊदी अरेबिया का। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है 23rd इंडिया की रैंक। और इंडिया कौन सी कैटेगरी के अंदर है? मीडियम परफॉर्मिंग कंट्री के अंदर। कौन इशू करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। एक अगला टॉपिक है इमिशन गैप रिपोर्ट 2025। इसमें ज़्यादातर कौन इशू करता है वही पूछते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यही इसको जारी करता है। इंडिया और चाइना में टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। इस फैक्ट को भी थोड़ा दिमाग में रखना। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इमिशन गैप रिपोर्ट 2025 है ये। अब देखो ये थोड़ा वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स पे आता है। इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, IIT दिल्ली भारत का टॉप इंस्टीट्यूट है।
और पूरे एशिया के अंदर 59th रैंक पर आता है। और टोटल यूनिवर्सिटी की बात करें तो चाइना फर्स्ट पे आता है और इंडिया सेकंड रैंक पर आता है। जो टॉप यूनिवर्सिटी है पूरे एशिया के अंदर वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। ये देखो इसके अंदर क्या है, कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है इसमें थर्ड। कि इंडिया सबसे ज़्यादा अगर मीथेन इमिशन के अंदर अगर बात करें तो इंडिया थर्ड रैंक पे आता है ना। मेन कारण क्या है, अपने यहाँ पे पराली जलाना। और सबसे टॉप पे कौन है, चाइना। सेकंड पे कौन है, यूएसए। दैट्स इट। देखो ये थोड़ा नया सा नाम लग रहा है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025। इसके अंदर क्या है, देखो जारी करता कौन है, यूनिसेफ। यूनिसेफ इसको जारी करता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025, एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी आर शेयर्ड इम्पेरेटिव, ये इसका टाइटल है। एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी आर शेयर्ड इम्पेरेटिव। एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी आर शेयर्ड इम्पेरेटिव। देखो इंडिया से जुड़ा क्या कहता है कि इसके अंदर, इंडिया के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके तो ज़्यादातर बच्चों के अंदर ना जो डिप्रीवेशन देखने को मिलता है ना, जो अभाव देखने को मिलता है, वो सैनिटेशन से रिलेटेड होता है। दैट्स इट। तो यूनिसेफ याद रखना है इसके अंदर अपन को। और एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी आर शेयर्ड इम्पेरेटिव, इसको याद रखना है। देखो ये देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट है, वर्ल्ड इन इक्वलिटी रिपोर्ट। इसके अंदर क्या है, देखो जारी करता कौन है, वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब। और 2000 से 2024 के बीच इंडिया के टॉप 1% जो अमीर है, उनकी जो वेल्थ के अंदर 62% का इजाफा हुआ है। ओके, अब अपन पढ़ते हैं वॉर एक्सरसाइजेस को देखते हैं। ओके, सबसे पहले आता है अजय वॉरियर 25। अजय वॉरियर 25, ये किसके किसके बीच में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होता है। इस बार ये राजस्थान के अंदर हुआ था, 17 से 13 नवंबर के बीच। तो राजस्थान वाला इंपॉर्टेंट है और इंडिया और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। और इसका नाम है अजय वॉरियर। देखो अगला है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज, इसकी ये एक नेवल मतलब नौसेना अभ्यास है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है ये मालाबार एक्सरसाइज। इसके अंदर टोटल 4 कंट्रीज आती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। इसका 29th एडिशन हुआ था अभी गुआम के अंदर। गुआम पता है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर गुआम। तो इसके अंदर 4 कंट्रीज आते हैं, ये याद रखने वाली बात है। और नेवल एक्सरसाइज है ये। ओके, मालाबार एक्सरसाइज। अगली जो एक्सरसाइज है वो है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति ऐसे याद रख लो कि श्रीलंका इंडिया का मित्र ही तो है, इतना नजदीक है तो मित्र है। इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में हुआ था, कर्नाटका के अंदर हुआ था ये मित्र शक्ति। अगली एक्सरसाइज है वो है सूर्य किरण। सूर्य किरण मतलब ऐसे याद रखो कि सूर्य की किरण कहाँ कौन सी तरफ से आती है, ईस्ट से। सूरज ईस्ट से उगता है, तो ईस्ट से किरण आनी स्टार्ट हुई। तो ईस्ट में अपन ऐसे याद रखते थे नेपाल है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में आर्मी मतलब कि ये एक्सरसाइज हुई। और कहाँ पे हुई थी, उत्तराखंड के अंदर आयोजित हुई थी। अगला है वो है अभ्यास गरुड़। गरुड़ का मतलब ये अपने याद है ना, रामायण में गरुड़ था। तो गरुड़ मतलब जो फ्लाइंग करता है, तो ये एयर फोर्स से रिलेटेड है। अभ्यास गरुड़ किसके किसके साथ है, ये कौन से 2 कंट्री के बीच में हो रहा है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। और इस बार कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ था इस बार। अगला है पूर्वी प्रचंड। पूर्वी प्रचंड ये इंडिया की तीनों सेनाओं, ऑल 3 आर्मीज का एक कंबाइन एक्सरसाइज थी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। अगला है स्ट्रेटेजिक साइबर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज इंडिया और सेंट्रल एशियन देशों के बीच में न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसका आयोजन किसने किया था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने किया था। ओके, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट ने किया था। देखो अब कोई छोटे छोटे फैक्ट्स है वो पढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो समिट है वो साउथ कोरिया के अंदर हुई है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडिया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर नहीं है।
बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। अगला जो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि 37th मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किस लिए होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये होती है ओजोन लेयर कंजर्वेशन से जुड़ी होती है। और इस बार ये कहाँ पे हुई थी? इस बार ये हुई थी नायरोबी केन्या के अंदर। थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस, ये आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुई थी इस बार? ब्राजील के अंदर हुई थी। सेकंड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये हुई थी दोहा के अंदर। दोहा डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था, दोहा के अंदर हुई थी। ओके, देखो अब कोई यूनिक फैक्ट्स पढ़ते हैं। देखो मालदीव्स दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने जनरेशनल बैन लगाया है टबैको पे, तंबाकू पे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे को सोशल मीडिया एक्सेस से बैन कर दिया है। एंड वहीं जो डेनमार्क है उसने 15 साल से कम वाले बच्चों को सोशल मीडिया से के एक्सेस से बैन कर दिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क अपन को याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पेन की। तो यहाँ दुनिया का सबसे पहला व्हाइट लिब्रियन लाइनेक्स एक दुर्लभ जानवर देखा गया है। व्हाइट लिब्रियन लिनक्स, ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है, देखो ऐसा दिखता है ये व्हाइट लिब्रियन लिनक्स, ये स्पेन में देखा गया है। ओके ओके, अब अपन देखते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। सबसे पहले आता है खालिद अल एनानी। ये इन्हें यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। किन्हें? खालिद अल एनानी, ये ऐसे दिखते हैं। ये है खालिद अल अनानी। ओके, इन्हें यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। फिर आता है शेखा नसीर। इन्हें यूएन टूरिज्म का हेड को हेड करने वाली पहली महिला है ये। यूएन टूरिज्म को हेड करने वाली पहली महिला है ये। इनका नाम है शेखा नाज़ेर। ये ऐसे दिखती है शेखा नाज़ेर। ओके, फिर साइमन सुलुलु, ये तंजानिया का प्रेसिडेंट है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कीर्ति सुरेश, इन्हें चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया गया। कीर्ति सुरेश, ये कीर्ति सुरेश है, ये एक्टर है, साउथ की एक्ट्रेसेस है ये। देखो एक साइक्लोन आया था मेलिसा करके, साइक्लोन मेलिसा। इस तूफान की वजह से इंडिया ने ना जमाइका और क्यूबा को सहायता भेजी थी। साइक्लोन मेलिसा, साइक्लोन मेलिसा। फिर एक एक टाइफून है काल मैगी, काल मैगी। ये एक ओके, तो ये जो टाइफून काल मैगी है, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आने वाला एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो बस एक इतना सा नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, काल मैगी। और ये किससे रिलेटेड है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, इथोपिया के अंदर क्या है, लगभग 12,000 साल से मतलब शांत पड़ा था वोल्केनो, ज्वालामुखी, वो फट गया है। उस ज्वालामुखी का नाम है हायली गुबी। क्या? हायली गुबी। ओके ओके, सो ये रहा हायली गुबी, ये रहा हायली गुबी, इथोपिया के अंदर इरप्ट हो गया है। ऑलराइट, थैंक यू।